अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया नावल जिसका नाम है तुम मिले देर से। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं तुम मिले देर से नावल। जल्दी जल्दी सब काम करो। तुम लोग के जब तक पीछे लगकर काम ना करवाया जाए ना, तुम लोग फारिग ही बैठे रहते हो। मुद्दत बेगम के हाथों घर के तमाम मुलाजमीन की शामत आई हुई थी, और आती भी क्यों ना उनके लाडले बेटे के सहरे के फूल खिलने वाले थे। अगरचे ये पहली बार क्यों ना इनके लाडले बेटे के सहरे के फूल खिलने वाले थे, अगरचे ये पहली बार ना था, मगर बाकायदा तौर पर ये इसकी शादी की पहली तकरीब ही चल रही थी। सब ठीक होगा मुद्दत, तुम क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? सास साहिबा ने आकर उन्हें समझाया। आपको मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं है अम्मा, पूरे 3 साल बाद वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए माना है। कितनी मिन्नतें दुआएं नहीं मांगी मैंने, कोई दर्द कोई वजीफ़ा तक नहीं छोड़ा। बात करते करते इनकी आंखें भर आईं। ये तो ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है, दुआ करो वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हो। दादी अफसुर्दगी से बोली। मेरा दिल तो इसके लिए भी दिन रात दुआ गो रहता है अम्मा, अल्लाह इसे भी इसके हिस्से की खुशियाँ अता करे। उन्होंने दुआ मांगने के अंदाज में हाथ फैलाए। आमीन। दादी ने भी दुआ मांगी। सलमान उजाला मगरिब की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो शोहर मोहतरम कमरे में दाखिल हुए। हाँ, वो स्टडी टेबल पर पड़े अपने लैपटॉप की जानिब बढ़ा। आज मुझे इससे मिलाने ले चलें आज, वो कहते कहते रुकी। आज इसकी सालगिरह है, याद है मुझे। वो लैपटॉप उठाकर बेड पर आ बैठा। आपको याद है तो ले चले ना, जाए नमाज समेटते हुए इल्तिजाई लहजे में बोली। तुम बच्ची नहीं हो उजाला, जानती हो ना कि हमारे वहाँ जाने से क्या होगा। क्या मेरा दिल नहीं चाहता मैं अपनी बहन को अपने पास रखूँ? पर वो बेड से टेक लगाकर बैठा। अल्लाह गर्क करे इस घटिया इंसान को, मेरी बद्दुआ है कि इसे भी एक लम्हे का सुकून मुयसर ना हो। उजाला भी बेड के कोने में सलमान के पाँव के करीब बैठी और हाथों में चेहरा दिए ज़ारों के तार रोने लगी। खुद को हल्कान मत करो, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है। सलमान ने आगे बढ़कर इसका कंधा थपथपाया। आज असफरीन जिस हाल में है, अल्लाह करे गयूर इससे भी बदतर हाल में हो। वो रोते रोते गयूर को बद्दुआएं दे रही थी। गयूर महरून शेरवानी पहने आईने के सामने खड़ा था। सारा इसके बचपन की मांग भी थी और इससे अच्छी भी लगती थी। इसी सारा के लिए इसने 3 साल पहले ज़मीन आसमान एक कर दिया था, मगर आज खुशी के इस मौके पर वो अंदर ही अंदर किसी कर्ब में मुब्तला था। ये कैसा रंग है? वो स्याह पाँव तक आती फिराक पर हमरंग दुपट्टा सर पर ओढ़ रही थी जब गयूर ने इसकी पास आकर आईने में इसका अक्स फोकियत नज़रों से देखा। क्या हुआ इस रंग को? इसने अपनी गुज़िश्ता कार्रवाई रोके बगैर पूछा। इस रंग को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें तुम्हें इस रंग में देखकर कुछ ज़रूर हो जाएगा। तुम ये पहन कर आओ। इसके सवाल पर वो सर झटकता हुआ अलमारी के पास गया और वहाँ से खिले गुलाबी रंग की फिराक वाला हैंगर लाकर इसके हाथ में थमाया। बलोच साहब, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं या शादी पर? भारी काम वाली फिराक देखकर इसने पलटते हुए गयूर को देखा। शादी पर ना सही, शादी की शॉपिंग पर तो जा रहे हैं ना। इसने हस्बे आदत अनोखे जवाब पर ही इक्तफा किया था। जल्दी से तैयार होकर आओ, हम ज़्यादा देर इंतजार नहीं करने वाले। इसे कंधों से धकेलते गयूर ने ज़बरदस्ती ड्रेसिंग रूम में बंद किया था। तुम जाकर तो दिखाओ। वो फ़ोन पर आए किसी मैसेज की तरफ मुतवज्जा हुआ तो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे सर निकाल कर इसे धमकाते हुए बीवी ने धड़ाम से दरवाज़ा शोहर के मुंह पर बंद किया था। मेरा बच्चा तैयार है। मुद्दत बेगम दादी के हमरा कमरे में आई तो वो माजी के लम्हे से आज़ाद हुआ। जी। इसने इनकी तरफ रुख फेरा तो माँ और दादी सदके वारी गईं। मेरा शहजादा बेटा। दादी ने आगे बढ़कर इसका माथा चूमा। मेरा बच्चा। माँ ने भी बलाएं लेकर इसका दायां गाल चूम लिया। मेरा बच्चा खुश है ना? दादी ने इसके अंदर की बेचैनी जांच ली थी। जी दादी, हमारे हमारे अपने खुश हैं तो हमें ना खुश कैसे हो सकते हैं? इसके चेहरे पर खिलने वाली मुस्कान 100% झूठी थी। सारा का साथ पाकर तुम माजी की हर बुरी याद भूल जाओगे। माजी का जिक्र ही इसकी आंखों को सुर्खियां बख्श गया था। माजी में जो हुआ इसका हमें रत्ती भर अफसोस नहीं है। अफसोस वो करता है जो गलत हो। गयूर अब्बास बलोच ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया जिस पर इसे अफसरदा होना पड़े। वो तकब्बुर से बोला। अभी चले, देर हो रही है। इससे पहले दादी को जवाब देती माँ ने बात बदली। जी। वो तीनों कमरे से निकल गए। असगरी बेगम कमरे में आई जो पूरा कमरा बिखरा हुआ था। अरूसी जोड़ा भी गथम गथा हुआ बेड से नीचे का कारपेट पर गिरा हुआ था। जेवरात भी आधे बेड और आधे कारपेट पर बिखरे पड़े थे। यूं मालूम होता था कि सारा किसी गहरे गम का शोक मना रही है। सारा, ये सब क्या है बेटे? वो अपनी बेटी से मुखातिब हुई जो बेड से टेक लगाए घुटनों में सर दिए बैठी थी। मुझे नहीं करनी गयूर से शादी। इसने माँ की आवाज़ पर सर उठाकर जवाब दिया। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। इसके बुलंद लहजे पर उसकी बेगम ने इसे झाड़ा। अम्मी, समझने की कोशिश करें, गयूर एक नफसियाती इंसान है। जो इसने अजफरीन के साथ किया वही मेरे साथ भी करेगा। इसकी आवाज़ पर कमरे के बाहर से गुजरते तीनों अफराद के कदम रुक गए। अजफरीन के साथ उसने जो कुछ भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया, मत भूलो। इसके पास बैठकर माँ ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए नरमी से समझाया। पर वो मेरी मोहब्बत नहीं है। वो चिंगाड़ी। क्या बकवास कर रही हो? इसके खतरनाक तेवर किसी अनहोनी का पेश खेमा दिखाई दे रहे थे। अम्मी, ये निकाह नहीं हो सकता क्योंकि मैं पहले से किसी के निकाह में हूँ। इसके कहे जुमले से माँ
समेत बाहर खड़े तीनों अफराद के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। क्या बकवास कर रही हो? ये इंकशाफात माँ पर आसमान में बिजली की तरह गिरे थे। जानती थी आप लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। 3 साल पहले जब आजिर भैया को सब पता चला था तब भी यही हुआ था। मेरी कोई भी बात सुने बगैर वो जहाँ से उलझे थे और फिर इसने दोबारा घुटनों में सर दे दिया। मुझे सच सच बताओ। माँ ने इसका सर उठाकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जहान से मैं 6 साल पहले मिली थी। हम दोनों को लगा कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, मगर आप लोगों की इस खानदानी दुश्मनी ने हमें इस खुफिया निगाह पर मजबूर किया था। इस दिन मैं इसे मिलने ही गई थी जबकि आजिर भैया ने हमें साथ देख लिया। इन दोनों का झगड़ा हुआ पर आजिर भैया ने जहान नहीं मैंने गोली चलाई थी। मैं तो बस उन्हें रोकना चाहती थी। एक के बाद एक इंकशाफ से गयूर के जिस्म से जान निकलती जा रही थी। अम्मी यकीन करें मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने जहान पर झूठा इल्जाम लगाया कि इसने मुझे अगवा किया और भैया को मैंने जानबूझकर नहीं मारा। वो बात मुकम्मल करते करते हिचकियों सिसकियों के साथ रोने लगी। ये तूने क्या कर दिया सारा? असगरी बेगम अपना सर पकड़कर बैठ गई। इसी लम्हे धड़ाम से कमरे का दरवाजा खुला और तेज रफ्तारी से कमरे में दाखिल हुआ गयूर। इसकी सुर्ख आंखें देखकर अस्करी बेगम उठ खड़ी हुई। गयूर, दादी और माँ ने भी इसे रोकने की कोशिश की क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि वो क्या करने जा रहा था। हम जान ले लेंगे तुम्हारी। गयूर ने इसे बाजू से खींच कर खड़ा किया और एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पर मारने के बाद इसका गला दबा रहा था। गयूर, मेरे बच्चे। वो तीनों मिलकर भी इसे सारा से अलग करने में नाकाम हुई थी। छोड़ो मुझे, मैं असफरीन नहीं हूँ। सारा ने मुश्किल खुद को छुड़वाया क्योंकि असफरीन का नाम सुनते ही इसका वजूद साकित हो गया था। यह है इस शख्स की मेंटेलिटी और आप इसे मेरा शोहर बनाने चली थी। वो अपनी माँ पर चिंगाड़ी। असफरीन असफरीन। गयूर इसका नाम दोहराता वहां से चला गया। गयूर, दादी माँ चची सबकी सदाएं अनसुनी करता वो घर से निकल गया। इंतहाई रश ड्राइविंग करते हुए असफरीन के घर पहुंचा, मगर गेट पर लगे ताले ने इसकी हर उम्मीद पर पानी फेर दिया था। क्या बकवास है? उसने दरवाजे पर लगे ताले को हाथ में पकड़कर देखा और फिर गुस्से से दरवाजे पर मुक्का मारता वापस गाड़ी में बैठ गया। वो लोग यहाँ नहीं हैं तो यकीनन गाँव होंगे। हमें वहाँ चलना चाहिए। इसने नया मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे की परवाह किए बगैर वो इस्लामाबाद से अपने आबाई गाँव के सफर पर रवाना हुआ। रास्ते में एक लम्हे के लिए भी इसे नींद या थकन का एहसास तक न हुआ। और होता भी कैसे? इस सफर की मंजिल असफरीन आलम आफरीदी थी। ये महज एक नाम नहीं था बल्कि जुनून था जो पहले 8 सालों से गयूर अब्बास बलोच के सर पर सवार रहा था, कभी मोहब्बत बनकर तो कभी नफरत बनकर। हमें सलमान खान आफरीदी से मिलना है। घर के मरकजी गेट पर गाड़ी रोककर वो वहाँ मौजूद गार्ड से मुखातिब हुआ। वो सब तो 2.5 साल से यहाँ नहीं आए क्या? गार्ड किया सुनाई जाने वाली खबर ने इसके हाथों को बेजान कर दिया था। कहाँ गए हैं वो लोग? कुछ अंदाजा है तुम्हें? इसने बहुत हिम्मत बटोरते हुए सवाल किया। कराची। कराची में कहाँ? वो तफ्तीश करने लगा। ये तो हमें भी नहीं पता। दोनों गार्ड्स भी बुखलाए थे। तुम्हारे पास इनका कोई नंबर तो होगा ना? इसके जहन में आखिरी सवाल यही आया था। जी है, गार्ड ने खुजाते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। तो हमारा मुंह क्या देख रहे हो? इसने रोप डाला। जी। कुछ ही देर में गार्ड कागज पर सलमान खान आफरीदी का नंबर लिख कर लाया। शुक्रिया। गयूर ने इन दोनों को कुछ रकम दी और गाड़ी रिवर्स गियर में डालता नजरों से ओझल हो गया। फजर के वक्त इसकी दोबारा शहर वापसी हुई थी। जनवरी की सर्दी और इस पर बरसती बारिश ने सबके दांत बजा दिए थे। इसने न जाने किस ख्याल में गाड़ी रोकी और वीरान सड़क के बीच में आ खड़ा हुआ। जारी, क्या कर रही हो यार? बीमार पड़ जाओगी। वो बीच सड़क पर दोनों बाजू फैलाए अपना समूह आसमान की तरफ उठाए बारिश के हर कतले का इस्तकबाल कर रही थी जब गयूर ने गाड़ी का हार्न बजाकर इसे मुतवज्जा किया। तुम जब मेरे साथ एंजॉय नहीं कर सकते तो मुंह भी बंद रखो डरपोक। गाड़ी की विंड स्क्रीन पर बरसते बारिश के कतरों के बायस इसे ड्राइविंग सीट में बैठा गयूर का चेहरा वो मुश्किल ही नजर आ रहा था। फिर भी वो यूं बोली जैसे गयूर को देखकर मुखातिब कर रही हो। बस कर दो यार। इसने गाड़ी से निकलकर असफरीन को छतरी से ढांपा। अब चलो, काफी देर हो गई है। वो नरमी से गोया हुआ। ठीक है, पर एक शर्त पर। वो फौरन से मान गई। कैसी शर्त? इसका सवाल मुकम्मल होने से पहले असफरीन ने छतरी खींचकर हवा में फेंकी जो कि हवा के दोष पर खासी दूर जा गिरी थी। तुम भी मेरे साथ बारिश एंजॉय करोगे? वह जमीन पर पाँव पटक कर खिलखिलाई। तुम पागल हो? गयूर ने इसे बाजू से पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। तुम बहुत और बोरिंग और खड़ूस इंसान हो। इसे फ्रंट सीट पर बिठाकर गयूर ने अपनी नशिश संभाली तो इसने शिकवा किया। और तुम बहुत भी बदतमीज और बदमिजाज हो। इसने भी इसके लहजे में जवाब दिया। भाई मैं तो ऐसी ही हूँ। वो अब ठंड से कांप रही थी। तो हम भी ऐसे ही हैं। इसने गाड़ी स्टार्ट की थी। इस लम्हे वो सड़क के दरमियान खड़ा पूरी तरह से बारिश में भीग चुका था। जारी अपनी ही गाड़ी से टेक लगाकर वो गीली सड़क पर बैठा अपने सर के बाल नोचता मुसलसल इसका नाम चीख चीख कर पुकार रहा था। भैया। ज़हूर जो काफी देर से शहर की सड़कों पर इसे ढूंढता फिर रहा था, बिलाखिर इसकी तलाश खत्म हो गई। भैया उठिए, घर चले, सब आपके लिए बहुत परेशान है। ज़हूर ने इसे उठाया। तुम्हारी भाभी? रो रो कर और चीख चीख कर इसका गला भी बैठ गया था। भाभी मिल जाएंगी, अभी घर चले, हम आ जाएंगे, तुम जाओ। वो मुश्किल बोल रहा था। भैया। गयूर इसकी हालत से खाइफ हुआ था। हमने कहा ना जाओ। इसने ज़हूर को धक्का दिया और गाड़ी में बैठकर चला गया। या अल्लाह। ज़हूर अपना सर पकड़कर इसे सर्फ जाते हुए देख सका। वो ऐसे ही था। जब इसे अपनी मनमानी करनी होती तो सामने वाला चाहकर भी इसे रोक ना पाता था। गुज़िश्ता रात से बलोच खानदान एक फर्द भी चैन की नींद नहीं सो पाया था। घर के मरकजी हाल में सब इकट्ठे बैठे गयूर की रात देख रहे थे। गयूर, मेरा बच्चा, क्या हुआ है तुम्हें? कीचड़ से भरी महंगी शेरवानी और इसका मट्टी आलू चेहरा देखकर यूं लगता था जैसे अपने हवास में ही ना हो। कुछ नहीं हुआ, जिंदा हूँ। माँ के दोनों हाथ चेहरे से दूर करते वो नजरें उठाने से इनकारी था। कुछ ख्याल है तुम्हें? कल रात से हम सबको किस अजियत में मुब्तला कर रखा
सिखाया तुमने? अब्बास बलोच गराए। माफ़ कर दें, गलती हो गई, इसने आम से लहजे में जवाब दिया और सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की राह पर गामजन हो गया। माँ भैया को गुस्सा जानती हो तो हैं आप, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनते। ज़हूर ने कंधे पर बाजू फैलाकर माँ को समझाया। इसी बात का तो खौफ है कि इस बार इसे गुस्सा किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर आया हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो इसके लिए खुद को भी कभी माफ़ नहीं करेगा। मुद्दत बेगम बेटे के कंधे से लगकर रोने लगी। इसे इसके हाल पर छोड़ दो, यही मुनासिब है। अब्बास बलोच बीवी को हदायत देते घर से निकल गए। शावर लेने के बाद वो बेड पर आकर बैठा। नींद और आंसू के बायस इसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। इस पर असफरीन के ना मिलने का सदमा इसे जीते जी मार रहा था। हुजूर, दादी मुलाजमा के हमरा कमरे में आई तो खाने की ट्रेली रख कर मुलाजमा कमरे से चली गई, जबकि दादी वहीं इसके पास बैठ गई थी। कुछ खा लो ना बच्चा, दादी ने इसके गीले बाल सहलाते हुए बोली। हम इसके घर गए थे दादो, फिर इसके गांव भी गए थे, पर वो नहीं मिली। वो ना मिली तो हम मर जाएंगे। वो अपने दिल की हर बात दादी से बेझिझक कह कर दिया करता था। अल्लाह ना करे गयूर, वो ज़रूर मिलेगी। जवान पोते के मुंह से मौत की बात सुनकर इनका दिल दहल गया था। अगर वो मिल गई तो हमें माफ़ भी कर देगी। इसके सवाल पर दादी लम्हे भर को खामोश रहीं। दिल से माफ़ी मांगोगी तो क्यों नहीं माफ़ करेगी? दादी ने मुनासिब जवाब सोचते हुए नवाला बनाकर इसके मुंह की तरफ बढ़ाया। हमें भूख नहीं है दादो। इसने हाथ की पुश से नवाला दूर किया। गयूर अपनी बूढ़ी दादी की इतनी सी बात नहीं मानेगा मेरे बच्चे। इसकी बेबसी पर दादी की आंखें भी नम हुई थी। प्लीज़ मत रोएं दादो, हम बहुत बुरे हैं। इसे भी इतना रुलाया और आपको भी रुला रहे हैं। इसके हाथ से नवाला खाकर वो इनके आंसू पूछते हुए खुद रोने लगा। वो मिल जाएगी और तुम्हारे साथ बलोच हवेली में आएगी। दादी नवाले बना बनाकर इसे खिला रही थी। गार्ड के दिए लैंडलाइन नंबर से इसने रहाइश का पता लगवा लिया था और अगली सुबह पहली फ्लाइट से कराची रवाना हो गया। एक लम्हे का इंतजार भी इसके लिए किसी अजियत से कम ना था। जल्दी जल्दी खाओ, तुम्हारी वैन आने वाली है। नाश्ते की मेज़ पर सलमान दोनों बच्चों से मुखातिब था। बाबा जान, आज हमें पुप्पो से मिलने ले चले ना, वो बहुत याद आ रही हैं। बेटे की इल्तिजा पर इसके मुंह में जाता नवाला रुक गया। ले चले ना सलमान लाला, छोटे भाई शहीर ने भी सिफारिश की। ठीक है, आज शाम को चलेंगे। अब खुश इसने हामी भरी तो नाश्ते की मजीद पर मौजूद हर अफराद का चेहरा खुशी से खिल गया। हमें सलमान खान आफरीदी से मिलना है। डोर बेल बजने पर मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला तो गयूर की आवाज़ सबकी समातों से टकराई। ये घटिया इंसान यहाँ क्या लेने आया है? सलमान दोनों हाथों की मुठ्ठियां भेजता कुर्सी से खड़ा हुआ। लाला रुक जाए, इसे गुस्से में जाता देखकर शहीद भी इसके ताक़ुब में चल पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, हम वो असफरीन, खबरदार जो अपनी गंदी ज़बान से इसका नाम भी लिया। सलमान ने इसका गिरेबान पकड़ लिया। सलमान लाला, आपका गुस्सा जायज़ है, पर इसकी नज़रें मुकम्मल झुकी हुई थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सलमान ने इसे धक्का दिया तो वो गिरते गिरते संभला। हुजूर, अब क्या लेने आए हो यार? कौन सी अजियत बाकी रह गई है जो तुम इसे अब देना चाहते हो? शहीद के लहजे में जहाँ नफरत थी वहीं तहम्मुल भी था। अजियत में तो हम खुद हैं। पिछले 3 सालों से एक लम्हा सुकून से नहीं गुजारा। इसका चेहरा आंखों के सामने से एक पल के लिए भी नहीं हटता। इसे एक दफ़ा बुला दो, इसे जितना लान तान करना है वो कर ले, हम चुपचाप सुन लेंगे। इसकी आंखों में उतरा खून आंसू की शक्ल में बहता चला जा रहा था। तुमने तो इसे लान तान के करने के काबिल भी नहीं छोड़ा। गयूर शहीर से सकने लगा। क्या मतलब? शहीर की आवाज़ में छुपा दर्द गयूर को दिल ने छोड़ गया था। मतलब कि मर गई है वो, कब्र से उठकर नहीं आएगी ना तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने? सलमान की चिंगार से इसे हवास बाख्ता कर गई। वो नहीं मर सकती, हमारा दिल नहीं मानता। इसने नफ़ी में सर हिलाया। तो ये तुम्हारा मसला है। अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो जाकर ढूंढ लो इसे। मिल गई तो हमें भी बता देना। इसके लबो लहजे की तलखी जूं की तूं थी। सलमान लाला, प्लीज़ ये जुल्म ना करें, हमें बता दें वो कहाँ है। वो हाथ जोड़कर घुटनों के बल इसके कदमों में बैठ गया तो सलमान शशदर रह गया। ये वही गयूर अब्बास बलोच था जो कभी सीधे मुंह बात किसी से नहीं करता था। इसके ड्रामेबाजी का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। हतमी फैसला सुनाता सलमान उल्टे कदमों मुड़ गया। गयूर, प्लीज़ जाओ। सलमान ने इसे कदमों पर खड़ा किया। जारी, इसके होंठों पर एक ही नाम उठा था, वो तुमसे नहीं मिल सकती। तुमने बहुत देर कर दी है गयूर, इसे अब कुछ भी नहीं बचा यार, कुछ भी नहीं जा बचा। प्लीज़ चले जाओ। शहीद ने इसके शाना थपथपाया। इतनी दूर आकर भी वो मायूस ही वापस जा रहा था। अफरीदी खानदान का कोई भी फर्द इसका साथ देने को तैयार नहीं था और इनके साथ के बगैर असफरीन तक रसाई इसके लिए नामुमकिन थी। या अल्लाह, कोई तो होगा जो हमें हमारी जारी से मिला दे। इसने थक कर अपना सर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पर रख दिया। सुल्तान, अब यही नाम इसकी आखिरी उम्मीद था। वो ट्रू न्यूज़ चैनल के हेड ऑफिस पर पहुंचा जो कि कराची में ही मौजूद था। इसका यहाँ आने का मकसद चैनल के मालिक सुल्तान बशीर से मिलना था, क्योंकि इससे 100% यकीन था कि यहाँ से वो नामीद वापस नहीं लौटेगा। ये शख्स इसकी मदद ज़रूर करेगा। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा? सुल्तान का लहजा स्पाट था। हमें बस उम्मीद थी कि शायद आप, सॉरी, तुम जा सकते हो। ऐसे नज़रअंदाज करता हुआ लैपटॉप पर काम करने लगा। प्लीज़ सुल्तान सर, ऐसा ना करें, वो हमें ना मिली तो हम मर जाएंगे। इसने हाथ जोड़ लिए थे। जानता हूँ, और वो मैं चाहता भी यही
हूँ कि तुम मर जाओगे, कि इसे तो तुमने जीते जी मार ही दिया है। जैसे असफरीन आलम ने ज़िंदगी से हारना नहीं सीखा था, इससे तुमने इतनी बुरी शिकस्त दी है कि गयूर के वो खुद को पहचानने से कासिर है। जो खुद से गाफिल हो वो तुम्हें क्या माफ़ करेगी। सुल्तान भी हर किस्म की तावन से इनकारी था। इसे हुआ क्या है, हमें एक बार इसे मिला दे, देखेगा वो हम पर गुस्सा करेगी, हमें 2 थप्पड़ मारेगी, फिर ठीक हो जाएगी। हम जानते हैं इसे, तुम कुछ नहीं जानते। इन लोगों की बातों के दौरान सुल्तान का फ़ोन बजा था। हाँ शहीर, वाट मैं आता हूँ। वो फ़ौरन गाड़ी की चाबियाँ उठाता कुर्सी से उठा। आप असफरीन से मिलने जा रहे हैं ना। वजूर भी खड़ा हुआ। दिल तो नहीं चाह रहा, पर तुम्हें इतनी हसरत हो रही है ना, तो चलो मेरे साथ। इसने जबरन हामी भर ली, जिस पर गयूर ने शुक्र का कलमा पड़ा। वो सुल्तान के हमरा पागल खाने आया था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि भला यहाँ असफरीन का क्या काम हो सकता है। वहाँ एक जैसे लिबास पहने बहुत से पागल अपनी बेतुकी सरगर्मियों में मसरूफ थे। ये आप कहाँ लेकर आए हैं हमें। इसे इस माहौल से वहशत हुई। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने लाया हूँ। सुल्तान आगे आगे चल रहा था, जबकि गयूर इसके कदमों की पैरवी कर रहा था। जारी यहाँ है। इसे तअज्जुब हुआ। पागलों की जगह यही है। इसने आगे चलते चलते ही जवाब दिया। क्या उठ पटांग बातें कर रहे हैं। सुल्तान की टाल मटोल से तैश भी दिला रही थी। अब कैसी है वो। सुल्तान ने शहीर से सवाल किया, तो हाँ पहले से ही मौजूद था। इसे आप साथ क्यों लाए हैं। वजूर को वहाँ देखकर शहीर खफा हुआ। ये बजिद था कि मिलना है तो मिलना है, वैसे भी आज के बाद दोबारा यहाँ आने वाला भी नहीं। असफरीन कैसी है। डॉक्टर ने ICT इलेक्ट्रोकोनोलस थेरापी की है, अभी बेहोश है। ये सब बातें वहाँ मौजूद गयूर का दिमाग मजीद उलझा रही थी। ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। हर नई बात इसके खौफ को पहले से ज़्यादा गहरा करती जा रही थी। तुम चलो तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता हूँ। सुल्तान इसे अपने पीछे चलने की हदायत देता आगे चल दिया। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, जितना देखना है, जितनी बातें करनी है कर लो। कमरे का दरवाज़ा खोलकर सुल्तान ने इसे अंदर जाने का कहा। अंदर दाखिल होते ही गयूर का पूरा वजूद कांप रहा था, कदम डगमगा रहे थे। सामने बैठे बेड पर असफरीन आलम अफरीदी बेहोश पड़ी थी और हाथों पांव जंजीरों में जकड़े हुए थे। जिस चांद से चेहरे ने कभी इसकी रातों को सुकून चुराया था, आज वो जर्द और वीरान पड़ा था। ये वो लड़की नहीं थी जिसके नाम से गयूर की दिल की धड़कनें बेकरार हो जाया करती थी। जिन झील सी नीली आंखों में वो अपना अक्स देखने आया था, वो आज भी इससे रूठी एक नज़र देखने की रोजदार नहीं थी। जारी, गयूर ने इसके करीब बैठकर इसके माथे पर हाथ रखा। देखो हमारी तरफ देखो, हम आ गए हैं, प्लीज़ उठो। इसने असफरीन का जंजीर में जकड़ा हाथ अपने हाथों में थामा, तो आंखों से बहता आंसू इसके हाथ की पुश्त पर जम गया। ये वो असफरीन आलम अफरीदी ही थी जिसके टॉक शो में आने से बड़े बड़े सियासतदान कतरा जाते, क्योंकि इसकी तैयारी और लाजवाब करने की सलाहियत सब पर हावी आ जाती थी। थैंक्स SB। शो ख़त्म करने के बाद जब अपने कैबिन में आई तो सुल्तान बशीर इसके लिए काफ़ी लेकर आया। SB की लगती, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, हर किसी से उलझना अच्छी बात नहीं होती। इसका इशारा कुछ देर कबल टॉक शो में आए मेहमान से आने वाली असफरीन की बहस की तरफ था। गलती मेरी नहीं थी, बहस आपके मेहमान ने शुरू की थी, मैंने तो बस इसे जवाब दिया था। वो घूंट भरते हुए बोली। जवाब दिया था या लाजवाब किया था। इसने असफरीन के मुकाबले पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए सवाल किया। अब अगर मेरे सवाल लोगों को लाजवाब कर देते हैं तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना। वो मासूमियत से बोली। गलती तो मेरी है जो तुम्हारी हर ऊट पटांग हरकत पर खामोश तमाशाई बना रहता हूँ। एक दिन मेरा चैनल बंद कराओगी तुम बीवी। सुल्तान बशीर ने हाथ जोड़ते हुए इसे कुछ लचकदारी का मुजाहरा करने की इल्तिजा की थी। SB, कम ऑन मैन, क्यों टेंशन लेते हैं, मैं हूं ना। वो इसे आंख का इशारा करते हुए मुस्कुराई। तुमसे ज़्यादा खतरनाक तुम्हारी ये मुस्कान है जो पत्थर दिल को भी मोम करने का हुनर रखती है। वल आखिर वो भी मुस्कुराया। चले आप निकले, मुझे बहुत काम है। कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखती इसने अपने घने सुनहरी रेशमी बालों को ऊंचा जूड़ा बनाकर उन्हें कैचर में जकड़ा और लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गई। रात के 9 बज रहे हैं, जाओ छुट्टी करो। सुल्तान कलाई में बंदी खड़ी देखकर कुर्सी से उठा। मेरे आने जाने की फिक्र करने के लिए पहले से ही बहुत लोग हैं। SB, जब मुझे जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी। इसने नाक चढ़ाया। जी सलमान लाला, जी जी बस आ रही हूँ। सुल्तान अभी कमरे की दहलीज पर ही पहुंचा था कि असफरीन की आवाज़ कानों से टकराई। SB, मुझे घर ड्रॉप कर देंगे। सलमान की आवाज़ सुनते ही हस्बादत इसके तोते उड़ गए थे। जल्दी आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। वो नखरे दिखाता कमरे से निकल गया। आज तो लाला के गुस्से से अल्लाह ही बचाए मुझे। अपना लैपटॉप और फाइल्स बैग में डालती वो उजलत में सुल्तान के पीछे दौड़ी थी। आयतुल कुर्सी का वेट करती वो घर में दाखिल हुई तो सलमान खान अफरीदी गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए सोफे पर बैठे इसके मुंतजिर थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लाला। अपना बैग मुलाजमों को थमाती हुई इसके पास आकर बैठ गई। वालेकुम सलाम। सलमान ने इसके सर पर हाथ फेरा। खफा है अपनी शोना से। इसने सलमान की आंखों में झांका। नहीं तुम्हें फ़र्क पड़ता है। सलमान के बजाय जवाब किचन से निकलती वालदा मुहतरमा ने दिया। माँ की बेकत आमद पर असफरी ने आंखें भींच ली। मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं बस निकलने ही वाली थी कि अहम काम आ गया, वरना मैं अपने प्यारे लाला से क्या वादा भूल सकती हूँ। वो इसका दायां गाल खींचते हुए बोली। शुक्र है शोना तुम आ गई, वरना हम सब तो आज भूखे ही मरना
मरने वाले थे। सीढ़ियाँ उतरकर वहाँ आते शहीद ने दुहाई दी, मतलब कि आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? वो इसे तअज्जुब हुआ। तुम्हारे बगैर खा सकते हैं? सलमान इसे घूरते हुए बोला। बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से खिलाकर सुलाया है, वरना पप्पो के बगैर तो उनकी हलक से भी नवाला नहीं उतरना। किचन से खाना मेज पर लाकर सजाते हुए उजाला ने जवाब दिया। बिल्कुल ठीक कहा भाभी। सलाद की ट्रे सजाती शहीर की बीवी हानिया ने भी इनकी बात की तस्दीक की। सॉरी लाला, मेरी वजह से आप सब भूखे बैठे हैं। इसने कान पकड़कर सलमान से माफ़ी मांगी। अब इतनी अदाकारी ना करें, आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि माफ़ी नहीं भी मांगेंगी फिर भी लाला माफ़ कर देंगे। माज जो काफ़ी देर से वहाँ खामोश बैठा वीडियो गेम में मसरूफ़ था, मजीद खामोश ना रह सका। आप ही का बोलना रह गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। असफरीन ने सोफे पर सजा कुशन से दे मारा जो उसने भरपूर अंदाज में कैच कर लिया। बस तुम्हें एहसास हो गया, काफ़ी है, अब चलो खाना खाते हैं। सलमान इसके सर पर हाथ फेरते हुए गोया हुआ। मेरे लाला बेस्ट है, उसके कंधे से लगाकर बोली। रात में कंबल ओढ़े कद में लैपटॉप रखे वो काम में मगन थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक के बाद हानिया दूध का गिलास लिए इसकी खिदमत में हाजिर हुई। क्या यार हानी, इतना प्रोटोकॉल देकर शर्मिंदा करते हो तुम लोग मुझे। इसने लैपटॉप एक तरफ रखकर गिलास थामा। इकलौती और लाडली बहन हो, तीन तीन भाइयों की इकलौती बहन हो, ये प्रोटोकॉल तुम्हें नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा। हानिया वहीं बेड पर एक कोने पे टिक गई। भाइयों से ज़्यादा तो भाभियाँ मेरी नाज बर्दारियों में मसरूफ़ रहती हैं। इसने दूध का गिलास मुंह से लगाया। समझा करो शोना, तुम ठहरी सलमान लाला की चहेती, हर सिफारिश लेकर हमें तुम्हारे पास ही आना पड़ता है ना। अब क्या हुआ? वो हानिया की नीयत भांप कर तलब करने लगी। मेरी नहीं, किसी और की सिफारिश आई है। हानिया दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली। समझ गई। इसने इस बात में सर हिलाया। नालायक, आ जाओ अंदर। असफरीन का कहना था कि माज गोली से तेज़ रफ्तार के साथ कमरे में दाखिल होकर सीधे इसके बेड पर फलांग गया। आप ही मेरी प्यारी आप ही। वो इसका दायां बाजू दोनों हाथों में लिए दबाने लगा। वेरी गुड, ठीक से दबाओ। वो इसकी बेबसी से महफूज हो रही थी। इस वीकेंड कॉलेज का ट्रिप जा रहा है, प्लीज़ मुझे लाला से इजाज़त ले देना। वो मतलब की बात पर आया। वजह? इसने झटके से इसके बाजू छुड़वाया। देखे ना, लास्ट ट्रिप है, इसके बाद तो पता नहीं किस यूनिवर्सिटी में जाकर सजा काटनी पड़ेगी। वो माथे पर हाथ की पुश लगाए फिल्मी अंदाज में बोला। स्टे होगा सिर्फ 2 दिन के लिए। इसने हमदर्दी बिटोरने की घर से मासूमी शक्ल बनाई। लाला कभी नहीं मानेंगे। इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं कौन सा कोई लड़की जो मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाते हैं लाला। इसने मुंह फुलाया। अच्छा मेरे मिकी माउस, मुंह ना फुलाओ, मैं कल लाला से बात करती हूँ। ओके। वो इसकी थोड़ी खींचते हुए बोली। थैंक्स आपी। इसने पूरी ताकत से इसके कंधों को जोड़ा और कमरे से भाग गया। अजीब बंदर है ये। इसे जाता देखकर हानिया मुस्कुराई। पता नहीं कब बड़ा होगा। वो भी अपनी हंसी रोक ना पाई। मैम ये रही आपकी फ़ाइल। कैबिन में दाखिल होती राबिया ने इसे फ़ाइल थमाई। थैंक्स बडी। बॉल पेन होंठों में दबाए इसने लैपटॉप अपने दफ्तरी बैग से निकालकर मेज़ पर रखा था। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने आज से पहले आपको किसी भी शो के लिए इतना एक्साइटेड नहीं देखा। इसकी दीदनी खुशी राबिया के लिए भी बायसे हैरत थी। आज से पहले मैंने गयूर अब्बास बलोच की क्लास इंटरव्यू भी तो नहीं लिया। वो मानी खेजी से बोली। इंटरव्यू तो कल है। इसकी तैयारी देखकर राबिया ने याद दिलाया। मैं कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ सकती, बहुत पुराना हिसाब बराबर करना है। इसने मेज़ के दराज से यूएसबी निकालकर लैपटॉप में लगाई। मैं समझी नहीं। तुम समझोगी भी नहीं, जाओ अपना काम करो। इसने बड़ी चालाकी से बात गोल कर दी और राबिया खामोशी से चली गई। हुजूर अब्बास बलोच, गेट रेडी फॉर इंसल्ट। वो दोनों कहनियाँ मेज़ पर टिकाए हाथों में हाथ देकर वो मुंह हाथों पर टिकाकर मुस्कुराई। इसका टॉक शो रात 8 बजे नशर होता था, जहाँ इसने पुरजोर असरार पर हुजूर अब्बास बलोच को मदऊ किया था। हुजूर अब्बास बलोच न सिर्फ मशहूर सियासी घराने का बड़ा बेटा था, बल्कि मौजूदा नेशनल असम्बली का रुकन भी था। चूँकि इंटरव्यू की हामी इसके सेक्रेटरी ने भर ली थी, लिहाजा इसके इल्म में ना था कि इसका पाला किससे पड़ने वाला है, वरना वो यहाँ आने की हमाकत ही ना करता। ये इंटरव्यू लेगी हमारा। असफरीन ने सामना हो जाने के बाद इसने खा जाने वाली नज़रों से सेक्रेटरी को घूरा। जी सर, इसने झिझकते हुए जवाब दिया। हम इसके मुंह नहीं लगे, हम जा रहे हैं। इसने कोट की कॉलर दुरुस्त करते हुए जाने की धमकी दी। सर हामी भर ली है, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। वो बेबसी से बोला। कैसे हैं बलोच साहब? कॉलर पर लगा अपना माइक दुरुस्त करती असफरीन ने जानबूझकर इसे छेड़ा। जिंदा हैं और दुआ करते हैं कि इस शो के ख़त्म होने तक तुम भी जिंदा ही रहो। वो तीखे लहजे में बोला। आमीन। इसने दुआया अंदाज में दोनों हाथ हवा में बुलंद किए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ट्रू स्टोरी के साथ असफरीन आलम की अफरीदी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मेरे शो में मेरे साथ मौजूद है मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली मिस्टर गयूर अब्बास बलोच, जो कि मंजे हुए सियासतदान अब्बास बलोच के बेटे भी हैं। कैसे हैं बलोच साहब? गयूर का तारुफ करवाते हुए बहुत तमीज़ से पेश आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसने तहम्मुल से जवाब दिया। आपने अपनी मसरूफ़ रूटीन से इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपकी मशकूर व ममनून हूँ। शीरीं लहजे में बहुत ज़्यादा सहर पोशीदा था। जी नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, हम तो हैं ही लोगों की खिदमत के लिए। इसने आइज़ाना लहजे में जवाब दिया। अवामी खिदमत वाकई बहुत नेकी का काम है, और अगर इस खिदमत की इतनी अच्छी खासी कीमत और मुआवजा मिलता हो तो फिर तो खिदमत खल्क का जज्बा और भी ज़्यादा जोश दिखाता है। इसका वही गुज़रिशा लबू लहजा बहाल हुआ था। आप कहना क्या चाहती हैं? इसके तेवर बिगड़े। मैं जो भी कहती हूँ सबूत के साथ कहती हूँ। हवा में तीर छोड़ने की आदत
गलत नहीं है मेरी। वो हाथ में पकड़ा बॉल पेन उंगलियों में घुमाते हुए बोली। तो ठीक है, पहले आप इल्ज़ाम लगाएं, फिर साबित करें, इसके बाद हम जवाब देंगे। वो जब्त बरकरार रखते हुए बोला। सोच ले, मेरे सवाल अक्सर लोगों को लाजवाब कर देते हैं। इसने धमकाने वाले अंदाज में गयूर को सोचने का आखिरी मौका दिया था। लाजवाब वो होता है जिसकी नीयत में खोट हो मिस अजफरीन आलम। चलें, आज आपकी नीयत भी आजमा लेते हैं। इसने बॉल पेन मेज पर फेंक कर एक कागज़ का टुकड़ा उठाया। एक्सीडेंट का मुकदमा तो याद होगा जो आपके ही इलाके की हदूद में पेश आया था। 22 साल अहमद को पुजारों ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया था। अफसोस वो तो मौके वारदात पर ही सांसों की बाजी हार गया, पर इसके मुजरिम को सजा देने के लिए अदालत से तारीख पर तारीख ही मिल रही है। शायद इसकी बड़ी वजह यह है कि इसे कुचलने वाला कोई और नहीं, आपका चचाजान आजिर बलोच है। इसने कागज़ गजूर की जानिब फेंका। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है मुहतरमा कि यह मुकदमा अभी अदालत में चल रहा है। एक लम्हे को इसके हाथ पांव बर्फ हुए थे, लेकिन अगले ही पल वो फिर से लहजा हमवार करके जवाब दे हुआ। यही तो हमारे माशरे की बदकिस्मती है बलोच साहब के यहाँ गरीब का मुकदमा तब तक चलता है जब तक इसकी सांसें चलती हैं। यहाँ सांसें रुकी वहीं मुकदमा बंद। वो माथे पर आई लेट कान के पीछे टिकाते हुए बोली। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अहमद की फैमिली को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। इसने वादा किया था। दुआ है कि आपका ये वादा वफा हो, गुज़िश्ता वादों की तरह हवा ना हो। डैमिट, ये शोना क्या कर रही है? घर में बैठे सुल्तान ने जब नशर होने वाला प्रोग्राम देखा तो ऑफिस की दौड़ लगाई। मेरे शो में आकर अक्सर लोगों का गुस्सा आ जाता है, आपको तो गुस्सा नहीं आया ना? वो अभी से तैश दिला रही थी। जी नहीं, हम बहुत तहम्मुल मिजाज हैं। इसने कोर्ट के कॉलर दुरुस्त किए थे। तो फिर 5 साल पहले आपको यूनिवर्सिटी से क्यों निकाला गया था? जहाँ तक मेरे इल्म है आपने अपने प्रोफेसर पर हाथ उठाया था। इसके सवाल पर गयूर नजरें चुरा गया। मैम सर कह रहे हैं कि फ़ौरन ब्रेक लें। इसके कानों में बैक स्टेज मौजूद अली की आवाज़ गूंजी। लगता है आप किसी सोच में पड़ गए। आप तहम्मुल से सोचिए और नाजरीन, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। उम्मीद है आप कहीं जाएंगे नहीं। जैसे ही ब्रेक के लिए कैमरा ऑफ हो तो हुजूर उठा और अगले गले में पड़ा माइक ज़मीन पर पटका। काम डाउन बलोच साहब, इसने मुश्किल अपनी हंसी को काबू किया। हम मजीद अपनी तौहीन नहीं करवाएंगे। इसने मेज़ पर रखे कागजात ज़मीन पर पटके। आप तो यहाँ सच का सामना करने आए थे। अजफरीन ने घने सुनहरी बालों का ऊंचा सा जुड़ा बनाया। बकवास बंद करो वरना। अब की बार गयूर ने पूरी ताकत से मेज़ पर दोनों हाथ मारकर इसे डराने की कोशिश की थी, वरना इसके ऐन सामने आकर खड़ी होती वो निडर हुई थी। इस स्टूडियो से बाहर तुम्हारी लाश जाएगी। गयूर ने कोर्ट से रिवॉल्वर निकालकर इसके माथे पर तान दी। राबिया राबिया, ये काफ़ी ठंडी हो गई यार, दूसरा कप लाओ। और सर का पारा चढ़ गया है, इसके लिए कुछ ठंडा लाओ। हाथ में पकड़े काफ़ी कप से एक घूंट पीती वो बेखौफ इसे नज़रअंदाज कर रही थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ये रिवॉल्वर 5 साल पहले हमारे पास नहीं थी, वरना तुम इन ऊट पटांग हरकतों के लिए जिंदा ना बचती। गुस्से से इसके चेहरे का सुर्ख पड़ चुका था। अब भी वही गुस्सा, वही अकड़। मुझे लगा था कि शायद तुम्हारी हठधर्मी में कुछ कमी आई हो, मगर जो लोग अपने नसीब में जहालत लिखवा कर लाते हैं उनका बड़े से बड़ा आलम भी नहीं सुधर सकता। स्टूडियो में मौजूद हर फर्द खौफ से कांप रहा था और जिसे डरना चाहिए था उसकी आंखों में आंखें डाले बहादुरी से रिवॉल्वर की नोक पर हर बात का बढ़ चढ़कर जवाब से दे रही थी। इनफ, यू रिवॉल्वर नीचे करो। अजफरीन तुम खामोश रहो। इसी दम दौड़ता हुआ सुल्तान वहां आया। जा रहे हैं हम, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। अपना कोट झटकता गयूर वहां से निकल गया। ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा गयूर अब्बास बलोच, याद रखना। एन दरवाजे पर इसे अजफरीन की आवाज़ सुनाई दी। चुप कर जाओ वरना एक लगाऊंगा। सुल्तान बशीर ने इसे डांट कर खामोश करवाया। गयूर का यूं बीच में शो से चले जाना मीडिया में एक नया तहलका मचा गया। इस पर ऑफ कैमरा पेश आने वाले एक्शन सीन भी किसी सोशल साइट पर लीक हो गया था। ये सब 100% अजफरीन का ही मंसूबा था, जिसका मकसद अपनी 5 साल पुरानी बेइज्जती का बदला लेना था। इसके इस बदले के जुनून ने बलोच खानदान की सियासी साख को खासा झटका दिया था, जिसका मलबा सरासर गयूर के सर गिरा था। हम पूछते हैं तुम्हें ज़रूरत क्या थी ये सब करने की? हाथ में पकड़ा अखबार उन्होंने गयूर के मुंह पर दे मारा। हमसे फजूल की बकवास बर्दाश्त नहीं होती बाबा साईं, इसे ज़रा शर्मिंदगी ना थी। तो फजूल की हरकतें क्यों करते हो नालायक बुधाड़े? पूरा मीडिया हम पर थू थू कर रहा है तो करता रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी डिठाइट कायमो दायम थी, पर हमारी पार्टी को तो फ़र्क पड़ता है। हम कुछ नहीं जानते। तुम आज सब लोगों के सामने इस लड़की से माफ़ी मांगोगे? उन्होंने तहक्कुम अंदाज में कहा। हरगिज़ नहीं, हम इस घमंडी लड़की के सामने नहीं झुकेंगे। इसने साफ इनकार किया। तो ठीक है, तुम आज ही अपने नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो जाओ। ठीक है, हमें कोई भी ओहदा अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा अजीज़ नहीं है। शाम तक इस्तीफ़ा आपकी खिदमत में पेश होगा। बड़े बड़े डग बढ़ता हुआ घर से निकल गया। अगर यहाँ बलूच हवेली के हालात नाजुक थे तो दूसरी तरफ ट्रू न्यूज़ चैनल के ऑफिस का मौसम भी अबर आलूद था। सुल्तान अजफरीन से मुकम्मल बायकाट कर चुका था और इसे मनाने की अजफरीन की हर कोशिश बुरी तरह से नाकाम हो रही थी। बस भी कर दे बाबा, माफ़ी मांग तो रही हूँ। वो पिछले आधे घंटे से इसके केबिन में धरना दिए बैठी थी। सोना जाओ अभी। वो बेहद संजीदा था। नहीं जाऊँगी। इसने दोनों हाथ से टेबल बजाया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया। देखें अजफरीन ने इसका रास्ता रोका। आप ही कहते हैं थे ना, जो मर्द किसी लड़की पर अपना गुस्सा उतारता है वो या तो बुज़दिल होता है या जाहिल, और आप ना तो बुज़दिल है ना ही जाहिल, इसलिए तहम्मुल से मेरी बात सुनिए। इसने बाजू से पकड़कर सुल्तान को वापस इसकी कुर्सी पर बिठाया। मुझे खुद नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। अगर पता होता तो कभी हमाकत ना करती। आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दें प्लीज़। वो कान पकड़े बोली। तुम्हारी हमाकत के बायस मैंने जितनी जलालत उठाई है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तुम्हारे सलमान लाला ने दफ्तर आकर मेरी वो इज्जत अफजाई की है कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए हैं। इसने नाराज़गी की असल वजह बताई। तुम ठहरी इसकी लाडली बहन, तुम्हें तो वो कुछ कहेगा नहीं। शामत तो मेरी हर बार
आती है। वो सीख पड़ा था। बस आखिरी बार समझ कर माफ़ कर दें, इसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। ठीक है अब जाओ। यही बात मुस्कुरा कर कहें, इसने मुस्कुराने का इशारा करते हुए कहा। ठीक है अब जाओ, इसने यही बात मुस्कुरा कर दोहराई। यू आर दी बेस्ट। वो खुशी से झूमती केबिन से निकल आई। अगले दिन गयूर ने अपनी नशिस्त से मुसाफिर होने के फैसले को अमली जामा पहनाते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। आज एक बार फिर अजफरीन आलम अफरीदी ने इसे बहुत सख्त चोट लगाई थी। वो आग बगोला वजूद लिए तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था कि इसका फ़ोन बजा। कैसे हैं बुलोच साहब? आवाज़ जानी पहचानी थी। हम तो ठीक हैं, तुम अपनी सुनाओ। हमसे माफ़ी मंगवाने की तुम्हारी शदीद ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो सकी। वो इससे भी 2 कदम आगे था। बहुत मतलब परस्त तो खुद बच गए और अपने बाप को फंसा दिया। तुम नहीं माने तो क्या हुआ? तुम्हारे वालिद मोहतरम अब्बास बलोच आज मेरे शो में आ रहे हैं मुझसे माजरत करने। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है, ताकि तुम अगली दफ़ा किस पर भी रिवाल्वर तानने से पहले ये ज़रूर सोच लो कि वो इंसान कौन है और किस असर व रसूख रखता है। वो दुश्मनी में हर हाथ पार करने को तैयार थी। हम तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ देंगे अजफरीन आलम, इसने खैर आलूद लहजे में धमकी दी। एक बार माजरत कर लो, मैं ये जंग ख़त्म कर दूंगी। इसने मशवरा दिया। हमारे बाबा सही तुमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो बायकीन था। तुम्हारी मोटी अकल में कोई बात दर्ज करना नामुमकिन है। खैर मुझे शो के लिए देर हो रही है। अब्बास बलोच साहब आ रहे हैं मेरे शो में, कोई आम हस्ती थोड़ी है। मुझे चिढ़ा रही थी। अजफरीन इससे पहले भी कुछ कहता काल कट गई। बाबा सही माफ़ी तो तब मांगेंगे ना अजफरीन आलम, जब तुम जिंदा सलामत शो के लिए स्टूडियो पहुंचोगे। इसने नई तरकीब बनाई। वो अपनी गाड़ी में सवार ऑफिस के लिए निकली थी। इस्लामाबाद की वीरान सड़क पर इसकी गाड़ी अकेली मंजिल की तरफ रवान दवा थी कि पास से गुजरती हुजूर की लैंड क्रूजर ने इसे जोरदार टक्कर मारी। इसने मुश्किल अपनी गाड़ी संभाली। इसी दौरान दूसरी टक्कर लगी और इसकी गाड़ी सड़क के किनारे मौजूद दरख्त से जा टकराई। सीट बेल्ट बंदी होने के बावजूद इसका सर स्टीयरिंग से टकराते टकराते बचा। चलो। गयूर ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला और जबरदस्ती से गाड़ी से बाहर निकाला। गयूर छोड़ो मुझे। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। बहुत कर ली इज्जत से बात। इसे बाजू से खींचता वो अपनी गाड़ी तक लाया और गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोलकर इसे अंदर पटका और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। तुम्हें यह हरकत बहुत भारी पड़ेगी। वो अब भी खाइफ न थी। बकवास बंद करो वरना एक उल्टे हाथ की लगाएंगे। इसने मारने की नीयत से हाथ उठाया मगर फिर रुक गया। खामोश रहना वरना मारी जाओगी। इसने उंगली दिखाकर खामोश करवा के इसने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी रोको। इसने गाड़ी का स्टीयरिंग हिलाया तो गयूर ने बाजू से इसे पीछे धकेला, जिसके बायस इसका सर गाड़ी की शीशे से जा टकराया। दोबारा ऐसी हरकत की तो सीधा गाड़ी से बाहर फेंकेंगे। वो इसकी तरफ देखे बगैर बोला। हाउ डेयर यू। इसने गुस्से से स्टीयरिंग मोड़ा तो गाड़ी अपना तवाज़ुन खो बैठी थी। हत्ता कि हजूर के लिए भी गाड़ी संभालना मुश्किल हो गया और अगले लम्हे गाड़ी सड़क से फिसलती खाई में जा गिरी। उफ। पत्थर से टकराने के बाद इसका सर घूम रहा था। वह मुश्किल उठा तो याद आया कि इसने गाड़ी से कूदने से पहले स्क्रीन को बाहर धकेला था। इसने इधर उधर देखा तो नीचे गहराई में गाड़ी ब्लास्ट के बाद मुकम्मल तबाह हो चुकी थी, मगर असफरीन कहाँ थी? असफरीन कहाँ गई? इसके रंग फक हो गए। असफरीन असफरीन। वो मुंह के गिरफ हाथों का गोल दायरा बनाकर मुसलसल इसका नाम पुकार रहा था। जारी। बल आखिर इसने आवाज़ बुलंद वो नाम पुकार ही लिया जिसे 5 साल पहले इसने कभी ना पुकारने की कसम खाई थी। पथरीली जमीन पर वो यहाँ से वहाँ गिरता संभलता स्क्रीन को ढूंढ रहा था। शाम ढलने के साथ साथ अंधेरा मजीद गहरा हो रहा था। बिलाखिर इसे एक टहनी पर अटका स्क्रीन का अंचल दिखाई दिया। ये वही स्टॉलर था जो उसने गले में लिया हुआ था। वो दौड़ता हुआ वहाँ पहुंचा तो स्क्रीन औंधे मुंह पड़ी थी, जबकि सर पत्थर पर यूं सजदा रहता था जैसे पहली फुर्सत में इससे टकराया हो। जारी। गयूर ने इसका रुख अपनी तरफ पलटा तो वो इसका पूरा चेहरा खून आलूद था। गयूर ने इसकी गर्दन के नीचे बायां बाजू देकर इसका सर उठाया और दाएं हाथ से इसके माथे पर आए बाल पीछे किए। जारी उठो जारी। वो इसके गाल थपथपा कर इसे होश में लाने लगा। माँ माँ। गयूर को अपने दाएं हाथ के गिर्द स्क्रीन की पकड़ मजबूत महसूस होती तो वो माजी से हाल में आया। जारी जारी। इसने असफरीन का दायां हाथ कंधा जोड़ा। मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है, चलो। इसी दौरान सुल्तान कमरे में दाखिल हुआ। हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। आंसू से सुर्ख आंखें लिए इसने इनकार में सर हिलाया। असफरीन से मिलने की तुम्हारी जिद पूरी हो गई है ना? अब चलो। इस मर्तबा सुल्तान का लहजा बारूद था। हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक जारी होश में नहीं आती, हमसे बात नहीं करती, हम यहीं इसके पास रुकेंगे। इसने मजबूती से इसका दायां हाथ अपने बाएं हाथ में थामा हुआ था। सलमान आ गया तो क़यामत बर्पा कर देगा। इसने खदशा जाहिर किया। चाहे क़यामत आए, कहर आए या तूफान आए, हम अपनी जारी को छोड़कर नहीं जाएंगे। वो पुरज़म हुआ। अब कौन सा नया खेल खेल रहे हो गयूर? वो बिलाखिर हिम्मत हार गया। खेल तो किस्मत ने हमारे साथ खेला। कोई अपनी मोहब्बत को इतनी अजियत देता है जितनी हमने अपनी जारी को दी है। लानत है हम पर। इसका हाथ होंठों से लगाए वो ज़ारों के तार रोने लगा। तुम्हारी मोहब्बत मुस्तहज़ाई अंदाज में हंसा। तुम सिर्फ नफरत करना जानते हो गयूर अब्बास बलोच, और तुम जैसे इंसान से भी सिर्फ नफरत ही की जा सकती है। इन दोनों की बातों के दरमियान 2 नर्सें और एक वार्ड बॉय कमरे में आया तो गयूर इसका हाथ छोड़कर खड़ा हो गया। मरीज को लेकर जाना है। सुल्तान से इजाज़त लेते वो उसका स्ट्रेचर घसीटते ले गए। जारी कहीं नहीं जाएगी। गयूर इनके पीछे दौड़ा तो शहीर और सुल्तान ने इसे रोक लिया। जारी। वो कमरे के बगैर वहीं घुटनों के बल बैठकर इसके स्ट्रेचर को नजरों से ओझल होता देखता रहा।
ज़हूर हुजूर से बात हुई तुम्हारी? वो घर आए तो दादी ने हसरत भरे लहजे में सवाल किया। नहीं दादो। वो सोफ़े पर उनके पास आकर बैठ गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटे, इसके घर से गए 3 दिन हो गए हैं। मुद्दत बेगम आंसू पीते हुए बोली। भैया अब हर कीमत भाभी को घर लेकर आएंगे, चाहे इसके लिए उनकी कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। वो अपने बड़े भाई की फितरत से बखूबी वाकिफ था। अल्लाह करे कि मेरे बच्चे बगैर आफियत घर आ जाएं। दादी ने दुआ मांगी। इसे होश आया तो वो अपने बेड पर मौजूद थी। हाथ अभी भी जंजीरों में ही जकड़े थे कि जो कि इसके इस कदर सख्ती से बंधे थे कि इसके हाथ पर जख्म बनने लगे। वो हाथ आज़ाद करवाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ए पागल, आराम से बैठ। नर्स ने आकर इस पर रौब जमाया तो वो सहम गई। मुझे प्यास लगी है, वो डरते हुए बोली। रुक जा। इसने गिलास में पानी लाकर इसकी तरफ बढ़ाया। हाथ तो खोल दें। इसने हथकड़ी की तरह से बंधे हाथ नर्स के सामने किए। ज़्यादा चालाकी दिखाई ना तो एक लगाऊंगी। नर्स ने इसके सर पर थप्पड़ लगाया। ऐसे ही पी, वरना प्यासी बैठी रहे। इसके डांटने पर असफरीन ने बमुश्किल बंधे हाथों से पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। जल्दी कर। अब नर्स जानबूझकर इसको तंग कर रही थी। जी। इसी असना में डॉक्टर सरमद वहां आए। ये तरीका है मरीज से पेश आने का। वो काफ़ी देर से दूर खड़े नर्स की हरकतें देख रहे थे। सॉरी सर। वो शर्मिंदा हुई। असफरीन कैसी हो अब? आप गंदे हैं, जाएं। मैं गंदे लोगों से बात नहीं करती। इसने खौफ के मारे सर घुटनों में छुपा लिया। गयूर बिस्तर पर लेटा यहाँ से वहाँ करवट बदल रहा था, मगर 1 मिनट के लिए भी नींद की देवी इस पर मेहरबान ना हुई थी। बल आखिर वो उठा और शूज़ पहनकर कमरे से निकल गया। पागल खाने के गेट पर पहुंचकर इसने गार्ड को मुंह मांगी रिश्वत दी और खामोशी से अंदर चला आया। वो जानता था कि इस वक्त वो स्क्रीन से अकेले में मिल सकता है। वो छुपता छुपाता वार्ड में दाखिल हुआ। उठ लड़की। वो सो रही थी जब नर्स ने आकर इसे झंझोड़ा। मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया, कोई शरारत नहीं की। वो घबराकर सफाइयां पेश करने लगी। शी। खामोशी से चल, वरना फिर से मारूंगी और पिछली बार की तरह अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी। नर्स ने अपने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश कराने रहने का इशारा किया। शी। इसने नर्स की नकल उतारते हुए होंठों पर उंगली रख ली। जारी जो ने से नर्स के हमरा कहीं जाते देखा और छुपते छुपाते इनका पीछा करने लगा। डॉक्टर सरमद ने तुम्हें बुलाया है। चलते चलते नर्स ने इसके कान में सरगोशी की। क्यों? इसने मुंह फुलाया। ये तुम इनसे पूछना। इसे दरवाजे से अंदर धकेल कर नर्स ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। ये सब क्या है? हजूर को माजरा समझ ना आया। आओ असफरीन। इसे कमरे में आते देखकर डॉक्टर सरमद की बतीसी निकल आई। नर्स, मुझे यहाँ क्यों छोड़कर गई है? मुझे अपने रूम में जाना है। वो कमरे से निकलने के लिए मुड़ी तो वो कुर्सी से उठकर दौड़ता हुआ इसके पास आया। चली जाना, ये भी तो तुम्हारा ही रूम है। डॉक्टर ने इसके करीब आकर नरमी से इसका दायां कंधा थामा। मुझे जाना है। इसका लम्स असफरीन को कराहत अमेज लगा था। कहाँ जा रही हो? कब से तुम्हारे हुस्न ने मुझे दीवाना किया हुआ है। कितनी मुश्किल से तो आज ये सुनहरा मौका मिला है पागल। डॉक्टर ने इसे दोनों कंधों से थाम लिया। छोड़ो। वो खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने के लिए मचल रही थी। चुप। इसे एक जोरदार तमाचा पड़ा और वो जमीन पर जा गिरी। ये था हमारा आज का नाटक। उम्मीद है आपको